माननीय अरुण जी को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर एसडी सिंह जी को प्रणाम करता हूं गुरुवर। प्रणाम सर, प्रणाम। वाजपेयी जी, आपकी आवाज आ रही है किंतु आप हैं कहाँ? सर आवाज आ रही है ना ठीक? आपके नाम का एक लॉगिन। सर वो एसएस हिंदी जोन का होगा। हाँ वो तो है, जी जी किंतु उसमें लोगो आ रहा है आपका। आपका कैमरा बंद है शायद। जी, मेरा कैमरा बंद है, खोल दिया मैंने। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं डॉक्टर जेपी सिंह जी को। हाँ मनीष। वाजपेयी जी, एसएस हिंदी जोन के नाम से 3 लॉगिन कैसे हो गए? सर वो एक मेरे मोबाइल का है ना, मोबाइल और ये 2 होकर के एक आपका होगा शायद। मेरा तो मेरे नाम से है, वो तो दिख रहा तो है। फिर मैं मोनिका भी तो ऑपरेट करती है ना, तो मोनिका को भी उसका को ऑपरेटर बना रखा था ना, तो मोनिका होंगी वो। अच्छा। वो हो जी, क्योंकि मैंने मतलब इमरजेंसी के लिए मोनिका को भी कहा था कि खोल के रखना ताकि कोई दिक्कत आए तो वो वहां से।
गोयल साहब नहीं दिखाई दे रहे अभी तक। जी, गोयल साहब नहीं दिखाई पड़ रहे अभी तक। प्रज्ञान का तो मैसेज आ गया था कि मैं आज अपने कॉलेज के शेड्यूल की वजह से आई विल नॉट बी एबल टू, नहीं आ पाऊंगा मैं। जी, जी। नायक साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। सुनाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोयल डॉक्टर साहब जी प्रणाम। प्रणाम करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। नमस्कार 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 वाजपेयी जी। पुष्पराज जी कहाँ है, वो भी नहीं दिख रहे। चार हाँ बज के अरुण जी, 4:02 बजे हो गया मीटिंग है। चालू होगी? 18 पार्टिसिपेंट्स लॉग इन कर गए हैं। 2-1 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं। कीर्ति जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। कीर्ति जी प्रणाम करता हूँ। अनिल वाजपेयी। सब अनिल भाई प्रणाम, सबको प्रणाम। अनिल भाई आपको तो अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, नींद में भी आपकी आवाज कोई भी सुने तो आपकी आवाज पहचान जाएगा। क्या बात है, क्या बात, ये मैं आपके लिए कहना चाह रहा था। नहीं आपके नहीं, आपकी आवाज बड़ी खनकदार, बड़ी वजनदार आवाज है आपकी। बहुत अच्छा इसका मैं भी गवाह हूँ, जी। इसका मैं भी गवाह हूँ। हाँ हाँ देखिए। गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार साहब गोयल साहब। नमस्कार। नमस्कार। आज कई जमाने बाद आप दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ डॉक्टर आवाज साहब, की। हाँ। वो मेरा फिर वो 6 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल ट्रीट करिएगा। 6 ठीक। मार्च अप्रैल का प्रोग्राम कैंसिल ट्रीट करिएगा उसे। मतलब आप नहीं आ पाएंगे ना? हाँ नहीं आ पाऊंगा नहीं, उसे। ठीक है, ठीक ठीक है। इस डॉक्टर समय साहब, ये जो परिस्थिति नहीं कोरोना है। की सेकेंड वेव जिस तरीके से बढ़ रही है और वार्निंग के ऊपर वार्निंग गवर्नमेंट इशू कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी ने स्वयं भी कहा है। तो इसको देखते हुए ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ये ये कंटिन्यू होगा या इसको आप अभी आगे पीछे करेंगे थोड़ा? कौन, हम ना 6 हाँ अप्रैल वाला? हाँ हाँ, मैं अभी आपसे ही पूछ रहा हमने हूँ। अभी हमने किया क्योंकि हमारे आवास पर ही होगा ये। हाँ ये मेरा ईमेल इस पर ये स्क्रीन आ रही है। हाँ, वो तो ब्रांच तो आपके आवाज पर ही है। हाँ, और जगह भी है। तो आपने जी, कभी देखा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बहुत जगह है। मैं आया हूँ आपके यहाँ। अच्छा, हाँ आए हैं, सॉरी, वो हाँ उसमें हाँ इसमें नहीं आए। जी जी। विंडो खुली हुई है Zoom की, मगर ये अभी तो है, जब तक कि गवर्नमेंट के पास ईमेल कोई वो ना हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। गोयल साहब अनुमति हो तो अब आरंभ करें। बस 4 अभी बज तो के 5 मिनट हो गया। चाहे
गोयल साहब, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए। जी, जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अब आ रही है सर। 4:05 हो गया है। अब आप अगर अनुमति दें तो आज का कार्यक्रम हम आरंभ करें। गोयल साहब। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ करिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राज्य समिति की पाक्षिक वार्ता की अगली कड़ी आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज के हमारे वक्ता जो है उनकी बात मैं करूं उससे पहले एक समाचार ऐसा है जो बहुत दुखद समाचार है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। शेरविन सोसाइटी का जो हेड ऑफिस है पौंडीचेरी में, वहाँ पे मेंबरशिप सेक्शन की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहें, सुबोध भाई जो उसको देखा करते थे और मैनेज किया करते थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय तक असाध्य रोग से ग्रस्त थे और परसों शाम उनका निधन हुआ और कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। और कल ही ये सूचना मुझे मिली और मैंने गोयल साहब को सूचना से अवगत कराया था। हम सब जानते हैं कि पौंडीचेरी में डेटाबेस मैनेज करने की जो समस्या है वो अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। और उसके अंदर कभी भी सुबोध जी से जब भी हमने मांगा कि हमें ये डेटा चाहिए या ये मेंबरशिप डेटा चाहिए, या और यूथ के लिए जब हमने डेटा मांगा, या मैंने कभी साफियों के लिए उनसे डेटा मांगा, तो कभी भी बिना किसी संकोच के, कभी कोई नानुकुर ना करते हुए, लिमिटेड टाइम के अंदर उन्होंने वो डेटा हम सबको उपलब्ध कराया और जिस फॉर्मेट में चाहा उसी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे वो पीडीएफ में हो। हम में से कई लोग हैं, हमारे विष्णु प्रसाद गोयल जी स्वयं उनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं कई बार, और हम ब्रांच के लेवल पर भी हमने कई बार उनसे, मैंने स्वयं किया है। उनका न होना हमारे लिए एक, और पूरे संगठन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इट इज़ अ ह्यूज लॉस टू अस। और मेरा ये निवेदन है कि आज हम जब मेडिटेशन करें और मेडिटेशन म्यूज़िक बजे, तो उसमें, उस मेडिटेशन में हम सुबोध भाई के लिए भी माँ को अपनी प्रार्थना समर्पित करें। दो शब्द कहना चाहूंगा। जी गोयल सर। अरुण जी ने जिन सुबोध भाई का जिक्र किया है, वो मेरे संपर्क में सन 16 से थे, 2016 से, जब से मैंने इसकी जिम्मेदारी संभाली। और इतने एफिशिएंट, डिवोशनल और इंटेलिजेंट और व्यक्ति, हार्ड वर्कर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कोई भी प्रश्न, उसका जवाब मिनटों में आपके पास आता था। 24 घंटे तो पूरे ही नहीं हो पाते थे, और हिंदी इतनी अच्छी तरह समझते थे। एक एक सेंटर और ब्रांच की हिस्ट्री उनके फिंगर टिप्स पर थी। सोसाइटी ने और अरविंदो सोसाइटी जगत ने एक बहुत बड़ा असेट खोया है। ये मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। मेरा निवेदन है कि आज हम पहले मेडिटेशन करें, उसके बाद में डॉक्टर अनिल वाजपेयी को हम आमंत्रित करें अपनी टॉक देने के लिए। तो कैन वी हैव द मेडिटेशन म्यूजिक प्लीज? मेडिटेशन म्यूजिक नहीं है तो मैं ॐ नमो
शरणं वन्दे श्री भगवन्तम्। ॐ देवेन्द्र मौलिमन्दारमकरन्दकणारुणः विघ्नं हरन्तु मीराचरणम्बुजरे नमः। शरणं शरणं मीराचरणं शरणं शरणं ॐ नमो प्रणवारथाय ॐ नमो शुद्धज्ञानैकमूर्तये ॐ नमो निर्मलाय प्रशान्ताय श्रीअरविन्दाय नमः। आज के हमारे वक्ता हैं माननीय डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। ऐसा बीच वाला डॉक्टर वाजपेयी मथुरा शाखा से हैं और लंबे समय से श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अनुभवी, एक बहुत सुलझे हुए साधक और एक बहुत ही सुलझे हुए प्रशासक भी हैं। उनके मैनेजमेंट की कई एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं जब प्रोग्राम्स उन्होंने मैनेज करे हैं और बड़े वृहद स्तर पर करे हैं। किसी भी बात को समझना, किसी भी बात को समझाना, किसी भी बात के पहलू को अलग अलग ढंग से देखकर उसका विश्लेषण करना और उसे दूसरों के सामने रखना, ये डॉक्टर अनिल वाजपेयी की विशेषता है। ब्रांच के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, हिंदी क्षेत्रीय समिति के स्तर पर, हर स्तर पर डॉक्टर वाजपेयी की बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। आपके पिताजी भी इसी सोसाइटी से जुड़े हुए रहे हैं और आप एक स्कूल चलाते हैं जिसे हम सब जानते हैं मथुरा में। तो हम सबका ये सौभाग्य होगा कि और बहुत एक आनंद का विषय भी होगा कि डॉक्टर वाजपेयी के जो अपने संस्मरण हैं श्री अरविंद सोसाइटी के साथ, वो हमारे साथ साझा करें, बताएं। ये एक परंपरा यहाँ रही है। देखिए, ये हमने पहले से सोचा था कि यहाँ पे ज्ञान चर्चाएं कम हुआ करेंगी, क्योंकि ज्ञान चर्चा तो हम सभी जानते हैं क्या है, कैसे है। व्यक्तिगत रूप से हमारी अपनी जो यात्राएं हैं इस मार्ग पर, उस पर जब चर्चा होती है तो वो एक अलग ही उसका आनंद होता है। तो मैं डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी से निवेदन करूँगा कि जब सब आप आएँ, अपना माइक अनम्यूट करें, अपना कैमरा चालू करें और आप हम सबसे अपनी बात करें। डॉक्टर साहब। मैं अपने बीच में उपस्थित सभी सम्मानियों को सादर प्रणाम करता हूँ। माँ के श्री अरविंद के श्री चरणों में सर्वप्रथम अपना नमन करता हूँ। और सबसे पहले मैं, जैसा कि हमारे बीच में माननीय अरुण व्यास जी ने अभी ये दुखद समाचार हम लोगों को सुनाया, सुबोध भाई नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से वो संघर्षरत थे अपने जीवन के लिए, और मेरा माँ के चरणों में प्रार्थना है कि वो अपने दिव्य धाम में, अपने गोलोक धाम में उनको अपने चरणों में विश्रांति दें। उसके साथ साथ हेमलता बहन जी के प्रति भी मेरी बड़ी संवेदनाएं हैं,
जो कि बहुत ही समर्पित साधिका हैं और शेरविन सोसाइटी में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं उनकी पत्नी। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना, उनके बेटे स्वागत के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बड़ी पीड़ा हुई ये समाचार जान के, जैसा कि माननीय गोयल साहब ने कहा कि जब से वो आए थे तब से एक तरह का परफेक्शन और इंफॉर्मेशंस के बारे में, सूचनाओं के बारे में बहुत गति से आदान-प्रदान होना शुरू हो गया था। माँ की लीला है वे ही जाने। साधना और संगठन कुछ संस्मरण। हम लोगों ने बड़े सुंदर संस्मरण अभी इससे पूर्व सुने हैं और माननीय गोयल साहब जी के प्रयासों से ये इस तरह की वार्तामाला श्रृंखला शुरू हुई है और इसमें एक साधक के रूप में मुझे आज बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। संस्मरण है, मैं मथुरा में शेरविन सोसाइटी 1964 में स्थापित हुई और यहाँ पर डॉक्टर महेश्वरी जी थे, हजारीलाल महेश्वरी जी, जिनको बाद में महेश्वरा नाम दिया माँ ने। जब वो आश्रम में रहे और वो कहते थे मेरे नाम के आगे से माँ ने आई हटा दिया है, मेरा अहंकार खत्म कर दिया है। वो पहले मथुरा में बड़ा प्रसिद्ध संस्था है, माननीय गोयल साहब से अच्छी तरह परिचित हैं, KR इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर फिलोसफी के प्रोफेसर थे और उसके बाद वृंदावन में इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी में वो प्रिंसिपल रहे। मेरे फादर उस समय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल होकर के प्रतापगढ़ से यहाँ आए थे मथुरा और मेरी माँ चाहती थी कि कृष्ण भक्ति की कृष्ण के चरणों में ले चलो और उस समय उनका डॉक्टर महेश्वरी जी से परिचय हुआ और मथुरा में शेरविन सोसाइटी की 1964 में स्थापना हुई। महेश्वरी जी सपरिवार रम गए थे माँ और शेरविन की भक्ति में और 1966 में वो अपना प्रिंसिपल पद से त्याग पर देकर के और श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी चले गए। समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। न केवल वो गए बल्कि उनकी बड़ी मेधावी, पूरा परिवार ही मेधावी था, चाहे अरविंद भाई रहे हों, चाहे अर्चना दीदी रहे हों, चाहे चिन्मयी दीदी रही हों, तो वो सभी को वहां आश्रम में ले गए और कभी ना पेंशन के लिए वापस आए, ना कोई प्रयास किया। वो बहुत लंबी अलग कथा है, लेकिन माँ के प्रति स्वयं और अपने परिवार को कैसे समर्पित किया जा सकता है, ये वो शेरविन सोसाइटी के मथुरा के संस्थापक डॉक्टर महेश्वरी जी से हमने सीखा। अभी इसी 19 मार्च को उनके 100 वर्ष पूरे हुए और 2 दिन का बहुत सुंदर ऑनलाइन कार्यक्रम हमने किया था। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेरे पूज्य बाबूजी श्री आनंद मोहन वाजपेयी जी और महेश्वरी जी दोनों का ही प्रभा मंडल और तेज और आदर्श इतने थे कि उस समय के अंदर जो लोग जुड़े उनके साथ में, मेरे सम्मानी जो लोग जुड़े, उसमें माननीय डॉक्टर सरोजनी कुरशेठ जी थी, इसके अलावा म्यूजियम के क्यूरेटर रमेश चंद्र शर्मा जी थे, जो इसके अलावा आकाशवाणी के निदेशक भी थे, माननीय भिकीलाल गोयल जी थे और बड़े बड़े लोग ऐसे जुड़े जो समाज के हर तबके से थे और समाज के उच्च पदों पर पदासीन थे। मैं आज हैरान होता हूं कि किस तरह से और इन दोनों ही व्यक्तित्वों के प्रभामंडल से या इनके प्रयासों से उस समय शेरविन सोसाइटी में इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जुड़े और नियमित रूप से वार्ताएं और पाठ्यक्रम चक्र चला करता था। मैं 1976 में जब मैं BA में आया 1976 में, तब मुझे शेरविन सोसाइटी का मेंबर मेरे पूज्य बाबूजी ने बनवाया और उस समय शायद महादेविया जी सचिव होते थे और तब मैं पहली बार शेरविन सोसाइटी का सदस्य बना। अग्निशिखा, पुरोधा, श्री अरविंद कर्मधारा, अदिति के बड़े सारे पुराने, अदिति बीच में छपना बंद हो गई थी, डॉक्टर त्यागी जी ने पुनः इस पुस्तक को बड़े उच्च स्तर से छापना शुरू किया है। लेकिन अदिति के जो पुराने संस्करण थे वो डॉक्टर महेश्वरी जी जब गए थे तो उनके घर में रखे हुए थे, वो शेरविन सोसाइटी के कार्यालय में दे गए थे, जो कि मथुरा में हमारे स्कूल में ही बने थे 2 कार्यालय, श्री अरविंद स्वाध्याय केंद्र और श्री माँ श्री अरविंद निकेतन। बाद में यह हुआ कि नई नई शेरविन सोसाइटी के नाम से ही केंद्र चलने चाहिए, तो दोनों का विलय होकर के और शेरविन सोसाइटी केंद्र बल्कि शाखा बन गई, मथुरा शाखा। तो उस समय के अंदर जो नियमित रूप से बुलेटिन आते थे या अदिति के वो जो अंक हैं, श्री अरविंद क्रमधारा है, पुरोधा है, अग्निशिखा है, ये पुस्तकें निश्चित रूप से हमारी चेतना को बड़ा ऊपर उठाती थी। मुझे बड़ा दुख हुआ जब पुरोधा पुस्तक बंद हुई या श्री अरविंद क्रमधारा बंद हुई, तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि नियमित रूप से माह में एक बार आकर के और हमको उच्च चेतना की चीजें पढ़ने को मिलती थी। ये बड़ा सुंदर प्रयास था जो उस समय के अंदर था और मैं जुड़ा, अग्निशिखा के माध्यम से जुड़ा। बल्कि जो शुरू के अंदर उसमें जो कोई भी दैनंदिनी करके निकलता था, तो जो भी वाणी खोलो
तो ऐसा लगता था कि आज के दिन ये वाणी हमारे लिए ही कही गई है। ये माँ और शेर अरविंद की अद्भुत कृपा थी। माननीय त्यागी जी, जो कि उत्तर प्रदेश में शेर अरविंद सोसाइटी को खड़ा करने वाले हैं, स्थापित करने वाले, मजबूत करने वाले हैं। मेरे पूज्य बाबूजी भी 2 वर्ष यहाँ पर शेर अरविंद सोसाइटी उत्तर प्रदेश के सचिव रहे। लेकिन मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से त्यागी जी ने इस संगठन को, माननीय डॉक्टर त्यागी जी ने, इनका बहुत श्रद्धा जिनके प्रति रखता हूँ और जिन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, उन्होंने इस संगठन को मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। मैं उस समय के अंदर त्यागी जी के माध्यम से मुझे 2 युवा शिविरों में जाने का पौंडचेरी मौका मिला, उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश से चुना। इसके अलावा नतकर्णी जी की बड़ी अब वो नहीं रहे हैं, सावित्री के ऊपर 7 दिवसीय वार्ता थी, उसको सुनने का अवसर मिला पौंडचेरी में। 3 शिक्षा शिविर भी अटेंड करने का अवसर मिला और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि श्री अरविंद सोसाइटी के माध्यम से जो कुछ शिक्षा के बारे में मैंने सीखा, उससे जितनी भी पुरानी हमारी मान्यताएं थी वो समाप्त हो गई। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अनुभव या संस्मरण, क्यों जब हम लोग वहाँ पर जो बहुत छोटे-छोटे शिशुओं का शिक्षा केंद्र था, जो सोसाइटी के बगल में ही वो है स्थापित, सोसाइटी ऑफिस के बगल में ही, जब वहाँ हम अंदर गए, आमतौर पे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती है, तो छोटे-छोटे बच्चों की जो अ पढ़ाने की शैली थी, वो बिल्कुल अलग तरीके की थी। वहाँ बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था। बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे। किसी की नाक के पास में कोई फल लगा दिया जाता कि सूंघ के जानो क्या खुशबू है, या अगर आँखों में पट्टी बाँध दी गई है, तो अच्छा अब आवाज़ सुन के पहचानो कि कौन-सी आवाज़ है। और तब मुझे जीवन का पहला पाठ पढ़ा कि सामान्य स्कूलों में जहाँ पर कि 2.5 या 3 साल के बच्चे को जाते ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसे नकली बनाने का अभियान शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो हमारे यंत्र हैं, जो ग्रहण करते हैं शिक्षा को, तो वो जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। वो मैंने वहाँ पहली बार देखा कि आँखें बंद करो, उससे सुनने की हमारी जो सुनने की ज्ञानेंद्रिय है, देखने की है, वो सब विकसित हो रही थी। और साथ-साथ मैंने ये भी देखा कि फिर उसके बाद में वहाँ की एक शिक्षिका थी, वो ये भी कह रही थी, "अच्छा बताओ क्रम से पहले सबसे पहले आवाज़ तुमने कौन-सी सुनी थी? नंबर 2 आवाज़ कौन-सी सुनी थी? नंबर 3 आवाज़ कौन-सी सुनी थी?" तो ज्ञानेंद्रियों को ना केवल विकसित करना, बल्कि मस्तिष्क में उसको सुव्यवस्थित रूप से लगाना भी, ये कुछ जो कुछ है सबसे पहले अगर हम ज्ञान की पहली सीढ़ी पे, जहाँ से हमारी नर्सरी कक्षाएँ शुरू होती हैं, वो शुरू कर दें, तो फिर हर हालत में एक ऐसा पिरामिड तैयार होगा, जो नीचे से बहुत चौड़ा होगा और हम बहुत कुछ बच्चों को बाद में दे सकेंगे। लेकिन अफ़सोस है कि हमारी जो पारंपरिक या जो ब्रिटिश काल की शिक्षा पद्धति है, उसने मैं नहीं सिखाया। तो जो कुछ भी शिक्षा को लेकर के मेरी जो मूढ़ अवधारणाएँ थीं, वो पहली बार श्री अरविंद सोसाइटी के शिक्षा शिविर के माध्यम से ही खत्म हुई। माँ ने जैसा कि कहा है कि वर्क एज़ इन ट्रू स्पिरिट इज़ मेडिटेशन, तो निश्चित रूप से जो श्री अरविंद सोसाइटी के साधक हैं, वो कार्य के द्वारा अपनी साधना को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे माँ ने जीवन में हर कैसे भोजन करें, कैसे सोएँ, वस्तुओं के प्रति हमारा क्या आचरण हो, जो हम प्रयोग में वस्तुएँ लाते हैं, उनके प्रति क्या आचरण हो, एक-एक चीज़ के बारे में कि जीवन में रहकर जीवन को दिव्य कैसे बनाया जाए, ये पलायन का युग नहीं है, ये जीवन को परिष्कृत करने का युग है। और श्री अरविंद सोसाइटी के हम साधक जीवन में रहते हुए यही कार्य कर रहे हैं। हम कार्य के साथ में साधना कर रहे हैं, जबकि हम श्री अरविंद सोसाइटी के सदस्य बने, ये हर सदस्य को हमको याद रखना चाहिए। मैं यहाँ स्मरण करना चाहूँगा कि मैं अपने पूज्य बाबू जी के साथ में सन 76 के बाद में लगभग प्रतिवर्ष पौंडचेरी आश्रम जाता था और मेरा सौभाग्य है, ये माँ और श्री अरविंद का दिया सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर महेश्वरी जी, नलिनी दा, चंपक लाल जी, निरोध बरन जी, प्रणव दा, प्रवीण भाई, हमारे विजय पोद्दार साहब, सबके दर्शन करने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। उनकी साधना, वो साधक ऐसे थे कि 2 शब्द बोलें तो सब कुछ चेतना के अंदर समा जाता था, कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। मैं उत्तर प्रदेश में अब तो 1981 में लखनऊ में प्रांतीय अधिवेशन में पहली बार मैं गया और वहाँ सभी जो पुराने साधक थे या बाद में भी उनसे मिलने का अवसर मिला, जो अब नहीं है इस समय, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो हमारे अग्रदूत थे। प्रमोद जी थे वहाँ पर, हमारे माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी थे, प्रज्ञान जी के पिताजी, माननीय रवि बंसल जी थे, हमारे विजय बंसल जी के पिताजी त्यागी जी थे। उसके साथ-साथ में नैनीताल से चंदूलाल शाह जी थे और इसके अलावा प्रेम शंकर दुबे जी फिरोजाबाद के थे, बहुत बड़े साधक थे, बहुत प्रयासरत थे। दाऊजी गुप्ता जी थे, बीके गुप्ता जी, बालकृष्ण गुप्ता जी थे, उमाकांत जी थे।
इलम सिंह जी थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करते थे, बहुत जबरदस्त कार्य। और डॉक्टर के एम अग्रवाल साहब थे, हमारे डॉक्टर अरिजीत सिंह थे मथुरा के जो थे। तो बहुत पुराने साधक, अभी तो अरिजीत सिंह जी तो अभी हमारे बीच में हमको प्रेरणा देने के लिए रहते हैं। तो ये बहुत पुराने साधक थे जो लंबे समय से जुड़े थे सोसाइटी से। और सीताराम जायसवाल जी थे, तो ये डी एन श्रीवास्तव जी थे। तो इन सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय छोटेलाल शर्मा जी को भी सुनने का अवसर मिला। उसके बाद में बहुत सारे जो शिविर हमने मथुरा में आयोजित किए, उसमें रतलाम से खास तौर पे स्वयं प्रकाश जी उपाध्याय जी को देखने और सुनने का अवसर मिला, चंद्रदीप जी को सुनने और देखने का अवसर मिला। तो इस दृष्टि से व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सारे दिव्य आत्माओं को सुनने और जानने का माँ ने मुझे अवसर प्रदान किया। मथुरा में शेरविन सोसाइटी में रहते हुए 1982 में हमने एक 7 दिवसीय साधना स्वाध्याय सत्संग समागम किया और उसमें पूज्य चंपक लाल जी हमारे बीच में आए हुए थे। उसके बाद में अश्विनी भाई का भी एक सावित्री का सत्य 7 दिन का हमने किया। 4 अधिवेशन मथुरा में हम कर चुके हैं, 2 टीचर्स कैंप कर चुके हैं और उसके अलावा 211 में 24 नवंबर को दिव्यांश की स्थापना हुई। मैं यहाँ 2 संस्मरण अवश्य सुनाना चाहूंगा। जब दिव्यांश की स्थापना हुई तो हम लोग दिव्यांश को लगातार हाथों में लेकर के और यहाँ पर मथुरा में जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, वहां से निरंतर हाथ में लिए हुए मेरे साथ अर्चना दीदी थी, अरविंद भाई थे, डॉक्टर राकेश रवि द्विवेदी जी थे, मंजू दीदी थी, शब्दावली मीरा दी थी। तो हम सब लोग दिल्ली से में आ गए थे करीब 8 बजे करीब, लेकिन इतना जाम रहा कि बहुत धीरे धीरे गाड़ी रेंग के चली। और मथुरा में जब हम लोगों ने यमुना नदी को पार किया, गोकुल के आसपास वो क्षेत्र है, इधर वृंदावन से होकर के इधर हम आए, तो उस समय रात के 12 ही बजे हुए थे। और अर्चना दीदी ने हमसे कहा कि देखो गाड़ी रोको और हम उतर करके यमुना मैया को जो है वो दिव्यांश जो है बाहर निकालो, हाथ में लेकर के यमुना मैया को दर्शन करेंगे, क्योंकि आज से बहुत वर्ष पूर्व प्रभु आज ही के समय, वो इसी समय के अंदर और यमुना नदी को पार कर किया था उन्होंने और मथुरा से गए थे गोकुल। तो ये वो समय है कि प्रभु वापस लौट रहे हैं, कितना सुंदर सा योग है। तो वो जो कुछ भी उसके पीछे लीला दिखाई पड़ी, उससे आंखें नम हो गई और बहुत सुंदर लगा कि हम इस सुयोग में हम शामिल हैं। एक बात और भी कहना चाहूंगा कि माँ के बड़े सारे संस्मरण हमने पढ़े हैं, जिसमें कि वस्तुएं उनसे अपनी शिकायत करती थी, वस्तुओं की चेतना के प्रति वो जागृत थी, चाहे वो वृक्ष वाली हो जो ऑरोविल के अंदर वृक्ष लगा हुआ था, रात के समय उन्होंने भेजा किसी को, और बहुत सारे ऐसे माँ के संस्मरण सुने हैं। लेकिन उसका यथार्थ रूप मैंने तब देखा कि जब मथुरा में 7 दिवसीय साधना स्वाध्याय सत्संग समागम हो रहा था और पूज्य चंपक लाल जी आए थे। मथुरा में जीटी ट्रेन पौंडीचेरी सॉरी चेन्नई से अब आती है और रात का समय उसका 3:30 बजे का है। बच्चे का हॉस्टल समाप्त होना था और हम लोग चाह रहे थे कि इनको दीपावली की छुट्टी में बच्चों को लंबी छुट्टी करके घर भेज दें और जितने साधक आएंगे उनको ठहरने के लिए छात्रावास में ही व्यवस्था कर दी जाए। तो शाम तक बच्चे जाते रहे अपना सामान वगैरह लेकर के, फिर एक रात के अंदर ही रात भर जग के हम लोगों को सारी बेडशीट बिछानी थी, सारे रूम सजवाने थे और साधकों के आमंत्रण के लिए तैयार होना था। तो चंपक लाल जी जब प्रातः 3:30 पौने 4 पे पधार करके और 4 बजे करीब सुबह, हम लोग रात भर जग रहे थे और रात भर कार्य कर रहे थे, तो वो आए तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की। उनको ठहरने की व्यवस्था अलग जगह की गई थी, म्यूजियम का गेस्ट हाउस लिया गया था। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो म्यूजियम के गेस्ट हाउस में नहीं जाना चाहते हैं और वो सीधे सीधे जहाँ ठहरने की व्यवस्था है उसे देखने जाना चाहते हैं। मेरे बाबूजी उनको लेने गए थे स्टेशन, उनका तुरंत मेरे पास में संदेश आया कि वो यहाँ सीधे आ रहे हैं देखने के लिए। और उस समय के अंदर हम लोगों ने उनको दिखाना शुरू किया। नीचे हॉस्टल के 4 कमरे थे, वो दिखाए, उनके चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता थी, बड़े खुश थे। और जब बाहर 4 कमरे थे, वो ऊपर की तरफ कैंपस में 4 कमरे थे, वहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, नीचे की तरफ ठहरने की व्यवस्था थी और जो अतिरिक्त सामान था वो उन कमरों के अंदर रखाया गया था। तो वो वैसे तो क्या होता है कि जो होस्ट होता है वो जिस दिशा में गेस्ट को ले जाए तो अतिथि उसी दिशा में जाता है। हम लोग चंपक लाल जी को दूसरी दिशा में ले जा रहे थे और चंपक लाल जी ने अपना मार्ग बदल दिया और जहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, करीब 12-14 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ते हुए फिर ऊपर के जो 4 कमरे थे वहां की तरफ बढ़ गए। अब हम हैरान थे कि वो इधर क्यों जा रहे हैं। उसके बाद में वहाँ टॉयलेट्स बने, एक बड़ा सा टॉयलेट बना हुआ था। तो रात के समय के अंदर किसी हमारे सर्वेंट ने, किसी ने भी जल्दबाजी में
और मेज कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी लाकर के एक दूसरे के ऊपर जल्दी से वहां पर ठूस दी होगी, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, व्यवस्थित नहीं रखी थी, जल्दी से सफाई करने के लिए जैसा कि करते हैं। तो मेज और कुर्सी एक के ऊपर एक वहां पर मौजूद थी। वो चंपकलाल जी वहां गए और उन्होंने दरवाजा खोला और उसको देखा। अब काटो तो खून नहीं, वो सब टेढ़ी मेढ़ी कुर्सियां थी और पूज्य चंपकलाल जी वो देख रहे थे। फिर वो मुस्कुराए, फिर उसके बाद में फिर जहां जिस पथ पे हम ले जा रहे थे उस पथ पे चलने लगे। मौन उनका वृत्ति उस समय चल रहा था। लेकिन तब मुझे लगा कि देखो इन वस्तुओं की चेतना ने इनको पुकारा है, क्योंकि हम लोगों का वो मार्ग नहीं था, हम उनको वहां ले जाना नहीं चाह रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ऊपर क्या है, क्या कुछ नहीं है। वो सीधे ना कभी पहले आए थे, तो अगर सीधे चलते हुए वहां पहुंच के उन्होंने वो खोला, तो निश्चित रूप से उन कुर्सी मेज की चेतना ने उनको पुकारा हुआ कि आओ देखो हम किस दुर्दशा में हैं, वो ठीक कराओ। उसके थोड़ी देर बाद जब वो चले गए तो तुरंत मैंने उनको ठीक कराया और बड़ा अपने को पहले तो अपमानित महसूस किया और चमत्कृत भी महसूस हुआ और लगा कि नहीं नहीं, हर कार्य को कैसे सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जैसे माने ने परफेक्शन की बात की है, वो हमें कैसे करना चाहिए, वो सीखने का एक सुअवसर मिला। चंपकलाल जी के साथ एक और ये भी था कि वो मंदिर में दर्शन करने गए वृंदावन में, गोवर्धन भाई भी साथ में थे और वहां जाकर के उन्होंने, यद्यपि वो घंटा बजने का समय नहीं था, दिन में 2:30 बजे का समय था, बड़ा सा घंटा रखा रहता है मंदिर का, उन्होंने वो हैमर उठा के हथौड़ा उसका जोर से घंटा बजाया। गोस्वामियों में भगदड़ मच गई, कहने चले आए क्या हो रहा है। तो चंपकलाल जी ने एक लिखित टिटिन में कहा बेल ऑफ डिवाइन, डिवाइन बेल करके उन्होंने एक स्क्रिप्ट में लिख करके दिया और फिर उन गोस्वामी को समझाया गया कि कहाँ से कैसे आए हैं। तो शेरविन सोसाइटी में रहते हुए इतने दिव्य आत्माओं से मिलने का, जानने का, परिचय करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मिला अवसर, ये हमारा सौभाग्य था। मैं एक बात और भी यहाँ बताना चाहूंगा जो कि बहुत दिलचस्प बात है और निश्चित रूप से चमत्कृत करने वाली भी है, लेकिन मैं उसका वर्णन जरूर करना चाहूंगा। 24 नवंबर शायद 2001 की बात है। हम लोग शेरविन सोसाइटी का कार्यक्रम विद्यालय में बड़ा सुंदर सजावट के साथ मना रहे थे, बहुत सारे लोग उपस्थित थे और उस समय के अंदर चलते कार्यक्रम के बीच में मैं संचालन कर रहा था और उस बीच में किसी ने मुझे बताया कि मेरे कान में कि कोई एक अंग्रेज सज्जन आए हुए हैं और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और तुरंत बात करना चाह रहे हैं। तो कोई एक मैडम थी, वो कविता उस समय पढ़ रही थी, शेरविन के ऊपर पढ़ने जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा बोल, धीमे से कान में कहा बोल के फिर कविता पढ़िएगा, मैं जल्दी लौटता हूँ। मैं बाहर आया तो देखा कि लंबे से एक ब्रिटिश सज्जन खड़े हुए हैं। तो मैं जानता हूँ ब्रिटिश थे, वैसे गोरे थे और वो विदेशी हैं और उन्होंने मुझे अपना नाम बताया और ये कहा कि वो जो है वो वृंदावन में यहाँ आए हुए थे, पता लगा कि मथुरा के अंदर केंद्र है, तो वो ढूंढ ढाड़ के यहाँ पर आए हैं और आज 24 नवंबर है और इस अवसर पे वो जानते थे कि अवश्य कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, तो उनका सौभाग्य है कि कार्यक्रम के बीच में आए हैं, तो वो कार्यक्रम अटेंड करना चाहते हैं। तो बड़े आदर से मैं उनको ले गया और मैंने कार्यक्रम में उनको बैठाया। कार्यक्रम में जो कुछ हिंदी में हो रहा था, जो संचालन हो रहा था, वो उनकी समझ में तो विशेष नहीं आया होगा, लेकिन वो आनंदित बहुत हुए। उसके बाद में फिर वो लगभग हर 2 वर्ष बाद आने लगे यहाँ पर और उसके फिर कुछ वर्ष बाद वो आए तो यहाँ पर मुझे एक चांदी की चम्मच ला करके दी और ये कहा कि ये चम्मच मुझे माँ ने दी थी और मैं आपके केंद्र के लिए आपको दे रहा हूँ कि इसको यहाँ पर आप धरोहर के रूप में रखिए। तो बहुत बड़ा लगा, सौभाग्य हमारा है कि वो डोनाल्ड फिशर साहब ने हमको ये दिए और हमारे ऊपर माँ की कृपा, माँ का प्रसाद हमको कैसे मिला, वो अद्भुत बात है। बहुत संभाल के उस चम्मच को मैं रखता हूँ। तो एक ये प्रसाद मिला, लेकिन डोनाल्ड फिशर की कथा मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। बाद में फिर डोनाल्ड फिशर जब अगली बार आए तो उनकी जो पत्नी सुधा बेन है वो भी उनके साथ थी। उन्होंने जो अपना बताया वो बहुत दिलचस्प है और 2 मिनट के अंदर मैं उसे बताना चाहूंगा। वो बोले कि मैं अब वो 86-87 के आ गए, अब इंडिया आ नहीं पाते हैं और अभी उन्होंने मुझे एक 4 लाख रुपए भेजे थे किसी की स्कॉलरशिप के लिए कि किसी अच्छे बच्चे को और उसको पढ़ाया जाए जो झुकाव जिसका माँ शेरविन की ओर हो। तो ऐसी ऐसी एक स्कूल का नाम लिख के भी उन्होंने मुझे दिया है। तो वो बोले कि मैं इराक के अंदर इंजीनियर था और बोले मुझे वहाँ बंदी बना लिया गया जब अमेरिका से वॉर शुरू हुआ, जब सद्दाम हुसैन वाला वॉर शुरू हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और दूसरा व्यक्ति और था और दोनों को काला कपड़ा डाल करके एक हॉल में ले गए और वहां पर जो है वो गर्दन झुका के बैठा दिया गया, कुछ वीडियो बनाने लगे और बस हमें लग रहा था कि अब हमको जो है ऊपर से कोई आएगा, हमारी सर कलम हो जाएगा। तो बहुत डरे डरे से मैं लगातार ही मन में जो है
वो माँ का स्मरण करता रहा, माँ और श्री अरविंद का नाम लेता रहा। वो पहले आश्रम आ चुके थे और माँ श्री अरविंद के भक्त थे। तो बस मैं गर्दन झुकाए हुए बैठा हुआ प्रतीक्षा करता रहा कि कब मेरे सिर पे प्रहार होगा और उसके पहले मैं माँ श्री अरविंद का नाम लेकर ही इस जगत से जाऊं। तो बोले उसके बाद में एकदम से कोई शोर हवाई जहाज का सुनाई पड़ा, कोई चिल्लाता हुआ हॉल में आया और सब जल्दी-जल्दी कुछ बोल करके इराकी भाषा में जल्दी से भाग गए। अब बोले कि 5 मिनट बीत गए, 7 मिनट बीत गए, 8 मिनट बीत गए। मैं सिर झुकाए बैठा रहा डर के मारे। फिर आँख खोल के मैंने देखा, तो देखा हॉल में कोई भी नहीं है। तो उसके बाद मैं हिम्मत करके मैंने साथी को कहा और हम लोग करके फिर आए और वहाँ पर यूएनओ का कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर पास में था। तो पैदल चलते हुए छुप-छुप के वहाँ पहुँचे और फिर हम लोग बच करके फिर आ पाए, यहाँ आ पाए। तो उन्होंने कहा कि माँ की अद्भुत कृपा थी, मेरा पूरा जीवन माँ के लिए समर्पित है। तो इस तरह से किस तरह से माँ सुयोग संयोग बनाती हैं कि दिव्य आत्माएँ जुड़ती चली जाती हैं और माँ ने ही पहले से निश्चित कर रखा है कि कहाँ कैसे आकर के वो जुड़ेंगे। एक बात मैं यहाँ और भी बता दूँ बहुत रोचक है और जो निश्चित रूप से आपके साथ में मैं उसे शेयर करना चाहूँगा कि शेरविन सोसाइटी के कार्यक्रम में ही इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था और रात के समय कोई मेरे पास दरवाज़ा खटखटाया कि आमतौर पे वहाँ ऐसा होता नहीं है। रात को 10:30 के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। मैं उन सज्जन से परिचित नहीं था। उन्होंने कहा नीचे एक सामने की तरफ रूम था और चौथा या 5वां रूम है, मुझे रूम नंबर नहीं याद। बोले आप वहाँ उस समय बताया उन्होंने कि आप यहाँ पर आ जाइए। आपको और कुछ लोगों को बुलाया गया है। तो मैं उतर के वहाँ नीचे गया कि 10:30 बजे ये अनजान व्यक्ति हैं, क्यों बुलाया जा रहा है? तो वहाँ गए, तो वहाँ पर सभी जो 5-7 लोग बैठे थे, वो अपरिचित थे, बैठे हुए थे और जो सज्जन फिर आए बाद में, तो वो बोले कि आजकल शेरविन जिस कक्ष में टहला करते थे, तो वहाँ कुछ बाथरूम के पास का काम का टाइल्स टूट गई थी काफ़ी, तो थोड़ा रिनोवेशन वर्क चल रहा है। तो वो हम लोगों ने प्रसाद के रूप में वो टूटी हुई टाइल्स ली हैं, क्योंकि उसमें प्रभु के चरण पड़े हैं और वो प्रसादी के रूप में हम आप लोगों को बाँट रहे हैं। और उन्होंने टाइल के टुकड़े हम 6-7 लोग जो बैठे हुए थे, उनको वो रात को वो टाइल के टुकड़े दिए। बड़ी श्रद्धापूर्वक मैंने वो टाइल्स लिए कि कभी प्रभु के चरण इसमें पड़े थे और वो टाइल लेकर के फिर उनको श्रद्धा से अपने पास रखा। तो 5 वर्ष कोर कमेटी का सदस्य भी रहा, लेकिन यहाँ स्कूल की बहुत सारी व्यस्तताएँ थीं। अप्रैल और मई में एग्ज़ाम्स होते थे और एफएम एक अर्पण कार्यक्रम करते हैं, जो 3 घंटे का माँ के लिए ही समर्पित होता है और अक्टूबर में उसकी तैयारी करनी होती थी। तो मैं दोनों जगह से सहयोग नहीं बता पाया और क्योंकि हमारे स्कूल को नलनी दा के माध्यम से माँ ने अपना आशीर्वाद दिया था, तो मैं मान के कि माँ ने मुझे फिर आपने यही कार्य सौंप रखा है, जो प्रथम मेरा दायित्व है, जो प्रथम वरीयता मेरी है, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया उस स्थान को। लेकिन बड़ा अच्छा सुयोग था वर्ष में 2 बार जाने का, माँ और श्री अरविंद की समाधि में अपना माथा टेकने का, वो सुयोग चला गया, लेकिन दूसरा कार्य माँ के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि शेरविन सोसाइटी हिंदी क्षेत्र की स्थापना जब अदचीनी केंद्र में हुई, तो उसके जो स्थापक सदस्य थे, उसमें भी मुझे पहली उस मीटिंग में बैठने का मौका मिला और मैं निश्चित रूप से माननीय विजय केदार साहब और त्यागी जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हिंदी क्षेत्र के अंदर और श्री अरविंद सोसाइटी को खड़ा कर दिया, श्री अरविंद सोसाइटी को एक रूप प्रदान किया, एक आधार प्रदान किया। मुझे ये भी याद है कि एक और संयोग कि राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी अब शरीर में नहीं है और वो राज्यपाल थे और मथुरा में हम लोग श्री अरविंद सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस करा रहे थे। एक लेटर हमने उनको डाल दिया था कि वो आप आ जाइए। आमतौर पे जब राज्यपाल आते हैं, तो सीआईडी इंक्वायरी होती है, डॉक्स आते हैं, काफ़ी जाँच होती है और हमारा कार्यक्रम चल रहा था। एकाएक खबर आई कि राज्यपाल जी महोदय हमारे बीच में आ रहे हैं और उन राज्यपाल महोदय बाद में पता लगा वो वृंदावन जा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ पर जाना है और चलते कार्यक्रम के बीच में अचानक राज्यपाल महोदय आ गए और एकदम से बहुत सारा उनके साथ लाव लश्कर वो सब कुछ, बहुत सुंदर वो बोले। बाद में शरीर में नहीं रहे वो, लेकिन वो माँ के भक्त थे। उसके साथ-साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हेमा मालिनी जी हमारी सांसद हैं और शुरू के अंदर मैं मानता था कि ये केवल एक सिने स्टार हैं और इनसे क्या मिलना, और सांसद हो गई हैं। लेकिन एक बार मुझे एक अवसर पे मिलने का उनसे मौका मिला, उनसे बातचीत करने का 15 मिनट मौका मिल पाया। तो बातचीत से लगा कि वो तो सावित्री के ऊपर एक नृत्य नाटिका भी कर चुकी हैं और पौंडीचेरी कई बार हेमा मालिनी जा चुकी हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपको मेरे बड़े भाई से मिलके बहुत खुशी होगी। हेमा मालिनी जी ने यहाँ एक वृंदावन के अंदर अपना फ्लैट ले लिया है, मकान बहुत अच्छा था, कोठी।
तो बोले मेरे बड़े भाई जगन हैं, जग्गू दादा हम लोग कहते हैं उनको, जगन चक्रवर्ती, तो वो अभी आएंगे तो मैं उनको भेजूंगी, वो आपके यहाँ जरूर आए, आपके सेंटर में, आपके स्कूल में। और उसके बाद में 4-5 बार जग्गू दादा या जगन चक्रवर्ती जी आए। वो बड़े भक्त हैं माँ शेरविंद के, आते हैं और एकदम से सूचना देकर जाते हैं, मेडिटेशन रूम में ध्यान करते हैं। दिलीप कुमार राय जी के बड़े भक्त हैं, उन्होंने अमंग द ग्रेट जो किताब लिखी, बड़े सुंदर पत्र व्यवहार है दिलीप कुमार राय जी का शेरविंद के साथ में। तो वो जगन दा आते हैं और यहाँ मिलते हैं, आते हैं। तो संस्मरण के रूप में साधना के साथ साथ माँ का प्रसाद कैसे मिलता है, अगर हम सच्चे हों, निष्ठापूर्वक कार्य करें तो आजीवन कृतज्ञ होंगे। जो कुछ माँ ने दिया है वो संभाल पाना मुश्किल है, उनकी कृपा को संभाल पाना मुश्किल है, जो उनकी कृपा है। एक इतने, क्योंकि सन 76 से मैं सदस्य रहा और करीब करीब 46 या 47 साल 45 साल हो जाएंगे, तो इन 45 सालों में कुछ परिवर्तन जो मैंने देखे हैं वो मैं निश्चित रूप से उसको जिक्र करना चाहूंगा। समय यद्यपि हो रहा है, बस 5-7 मिनट और लूंगा। पहले जब मैं आया था तो जहाँ जाता था तो एक तरह की एक मासूम सी आध्यात्मिकता थी, बड़ी सहजता थी और बड़ी मासूम सी आध्यात्मिकता थी। समर्पण था, श्रद्धा का भाव बहुत था, आत्म प्रकाशन का भाव नहीं था और बड़े सीमित से आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे, परस्पर संवाद में भी कमी थी। श्री प्रदीप नारंग जी ने सोसाइटी को बहुत व्यवस्थित किया, जो हमारे सचिव हैं। और एक बात लेकिन फिर भी थी कि उनके काल में भी बहुत ज्यादा सामाजिक कार्य करने की छूट नहीं थी। मैं माननीय विष्णु गोयल जी के प्रति कृतज्ञ रहूंगा कि जिन्होंने सोसाइटी को अधिकाधिक समाज के साथ में जोड़ा। क्योंकि जब मैं वहाँ कोर ग्रुप का मेंबर था तो मैंने जोश जोश में, और मैं उस समय मथुरा में ओलंपिक संघ का सेक्रेटरी भी था, तो मथुरा में श्री अरविंदो ओलंपिक खेल का आयोजन किया 6 दिन का, बड़ा खर्चा भी हुआ, स्मारका भी छपाई, उसमें शेरविंद के बारे में छापा, स्मृति चिन्ह में भी शेरविंद का चिन्ह लगाया। लेकिन जब मैंने कोर कमेटी की जो एक्शन टेकिंग रिपोर्ट है और वहाँ प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता है, उसमें जब पढ़ा तो बहुत ज्यादा इसकी सराहना प्रदीप नारंग जी ने नहीं की। मुझे उस समय दुख हुआ। लेकिन अब जो है ये क्षेत्र खुल गया है। अब हमारे बीच में माननीय वीपी गोयल जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया कि हम समाज में हर दिशा में पहुंच पा रहे हैं, हर कार्य के लिए पहुंच पा रहे हैं। और श्री अरविंद सोसाइटी, और जैसा कि है कि हम प्रोपेगेंडा ना करें, प्रोपेगेट करें, सही दिशा में कार्य उस तरफ चल निकला है। मैं उसके लिए उनके प्रति बहुत आभारी हूँ। बीच में प्रांतीय अधिवेशन बंद हो गए थे, वो परंपरा फिर से माननीय बीपी गोयल जी ने शुरू की, मैं उसके लिए भी उनका आभारी हूँ। उन्होंने ये न केवल वो बल्कि उन्होंने क्षेत्रीय आयोजन भी शुरू किए हैं, तो निश्चित रूप से उसे रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो है वो काम हो रहा है और मजबूत होगी। माननीय त्यागी जी ने पहली बार ये काम मुझे सौंपा था, मथुरा में विवरणिका एक छापी थी कि आपस में सदस्यों को एक दूसरे के पते तक नहीं मालूम, तो एक विवरणिका छापी जाए। तो ये शायद 80s या 90s में काम शुरू किया और 2 बार विवरणिका मथुरा के अंदर छपी। ये वो समय था जिसमें कि शेरविन सोसाइटी में सदस्यों के फोन नंबर तक नहीं हुआ करते थे। बाद में माननीय वीपी गोयल जी ने बहुत सुंदर एक श्रेष्ठ कार्य किया कि नियमावली का प्रकाशन भी कराया। बहुत सारे पुराने सदस्य उस नियमावली से भी परिचित नहीं थे। अब जबकि इंटरनेट, व्हाट्सएप ग्रुप, ईमेल, फोन, और मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय अरुण जी हमारे बीच में हैं, व्यास जी, और वो हमेशा इस बात के लिए बहुत सतर्क, बहुत सावधान और बहुत कुछ प्रयास रहते हैं कि कैसे आधुनिक संसाधनों का भी हम प्रयोग करें। उनका आग्रह रहता है कि प्रवेश होना चाहिए उनका। और जो द्वानी जी की जो एक त्वरित कठोर निर्णय लेने की क्षमता है, वो सब मिलकर के और एक सही दिशा की तरफ सोसाइटी जा रही है। माननीय जेपी सिंह जी की जो मधुर वाणी है, जो मधुर व्यवहार है, सबको एक साथ लेके चलने का जो उनका व्यवहार है, वो सोसाइटी को मजबूत कर रहा है। और वास्तव में सोसाइटी जितने भी सदस्य हैं, वो जैसे क्या है अकबर के नवरत्न, तो माँ ने चुना है उनको, माँ ने चुना है अपने कार्य के लिए। हमारा सौभाग्य है कि माँ ने हमको चुना है। मैं अंतिम कुछ शब्द और कहना चाहूंगा कि गंगा की घाटी का धर्म था बौद्ध धर्म, विश्व धर्म उसको बना दिया उसके अनुशासन और निष्ठा ने। उपगुप्त जो था वो मथुरा का ही बौद्ध साधु था, उसने सम्राट अशोक को प्रेरित किया कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण करे। और जब सम्राट अशोक को वो कहा कि शस्त्र नहीं लेके चलना, बिना निशस्त्र होकर मेरे साथ चलना, और गहन जंगल में लेते चला गया, तो सम्राट अशोक सावधान हो गए। बोले कि उपगुप्त तुम मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे हो, षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा वध करा दो, मैं शस्त्र विहीन हूँ। तो उसने कहा नहीं, यहाँ तो कोई आवाज नहीं, तुम तो कह रहे थे कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं और बहुत परिव्रजक हैं, वो साधना कर रहे हैं। तो उसने कहा कुछ कदम और जब कुछ कदम बाद वृक्षों की झांव खत्म हुई, तो देखा कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए और वो घोष कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। तो इस निष्ठा ने, इस अनुशासन ने उस छोटे से संगठन को, छोटे से गंगा से घाटी के धर्म को खड़ा कर दिया।
अभी मैंने ध्युमान बाई के बहुत सुंदर संस्मरण पढ़े थे, और जो भी हमारे केंद्र हैं, अभी आगरा के अंदर प्रयासरत है हमारी दीदी जी, तो जो भी हमारे केंद्र हैं, उन सब केंद्रों को निश्चित रूप से माँ का कार्य है सामना करना। देखिए, माँ ने स्वयं पृथ्वी पर उतर के स्वयं देख के रह के दिखाया। मैं ध्युमान बाई के संस्मरण पढ़ रहा था, मुझे पढ़ के हैरानी हुई कि माँ ने अपना जो वो माणिक जड़ा मुकुट था, वो एक बार उसको दिया कि इसको बाजार में बेचा, वो आश्रम को धन की जरूरत है। उन्होंने अपनी दादी का दिए बड़े सुंदर आभूषण दे दिए कि जाओ बेच के आओ, धन की जरूरत है। एक बार साड़ियां अपनी निकाल के दे दी कीमती कि जाओ इनको बेचाओ, धन की जरूरत आश्रम को है। तो कैसे इस पृथ्वी पे उतर करके कैसे उन्होंने जीवन में रह के कैसे मार्ग दिखाया, और आचरण के द्वारा मार्ग माँ ने दिखाया। फिर ध्युमन बाई ने क्या किया, वो एक लंबी बात हो जाएगी, उन्होंने उसका क्या हल निकाला, और धन भी आया और रास्ता भी दूसरा निकला, वो एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन माँ ने ये सब किया। तो हम जिन केंद्रों में काम कर रहे हैं, हम जिन केंद्रों में साधनारत हैं, निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर हम संकल्पित रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो हम उसको खड़ा कर ले जाएंगे। हम, क्योंकि हम कार्य के द्वारा साधना कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे हर केंद्र में एक कोई सदस्य ऐसा होना चाहिए जो साधना के स्तर पे बहुत उठा हो, जो एक तरह से लाइट हाउस का काम करे और सदस्यों की चेतना को बराबर उठाने का काम करे। जहां जहां पर ऐसा है, वहां पर बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, और जहां ऐसा नहीं, वह थोड़ा सा शून्य है। एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अगर केंद्रों की स्थापना हो रही है, तो वहां ज्ञान भाव या सामाजिक भाव की अपेक्षा अगर भक्ति भाव का प्रबल होना निश्चित हो, जो कि मूल तत्व है, तो निश्चित रूप से वो केंद्र जहां पर कि भक्ति भाव प्रबल है, वहां पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, पुष्प सज्जा होती है, वहां का सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य देखते ही बनता है, क्योंकि भाव भक्ति का होता है। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं है, मैं जान के माननीय विष्णु गोयल जी ने बड़ा सुंदर अभी अभियान चलाया, और वो ऐसा ही अभियान था कि जैसे कि आजादी के 40 या 50 सालों बाद हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला दें, कि उन्होंने जब कई जगह केंद्रों में भेज के हम लोगों को और भेजा, तो उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रों में तो माता जी के और शेरविंद के फोटो तक नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि जिन इष्ट देव को हम मानते हैं, जिनको गुरु मानते हैं, अगर गुरु की प्रतिमा, गुरु की तस्वीर तक नहीं है, तो कैसे हम साधना कर सकते हैं? फिर वो भक्ति वहां कहाँ है? तो इसे क्या कहे, लेकिन सुनकर के दुख हुआ। तो ये निश्चित रूप से माननीय गोयल जी ने इस दिशा में ध्यान दिया, उनके लिए मैं फिर आभारी हूँ। हर केंद्र में हम शुरू कैसे करें, कि एमपी पंडित की बहुत सुंदर पुस्तक होनी चाहिए, माता पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, उसका नियमित पाठ, क्योंकि अभिप्सा, त्याग और समर्पण, ये जो 3 चीजें हैं, अगर ये जानना हो तो माता पुस्तक, और जो बहुत जरूरी है शेरविन सोसाइटी के लिए। हमारा योग और उसका उद्देश्य, बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन जो लोग शेरविन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक पुस्तक है। एक और खतरा, एक और भय, एक और मैं कमी पा रहा हूँ, और जिसको लिए हम सब कार्यरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कमी दूर हो। निष्ठावान साधक कम हो रहे हैं। हमारी जो मेंबरशिप है वो बढ़ तो रही है, लेकिन वो सतही है, और निश्चित रूप से आत्म विश्लेषण करने का समय आया है कि क्या हमको क्वांटिटी बढ़ानी है कि क्वालिटी बढ़ानी है। हमको कुछ प्रबुद्ध साधक चाहिए जो मजबूती से माँ और शेरविन के कार्य को बढ़ाएं, कि हम बहुत सारे ऐसे साधक चाहिए जो सतही तौर पे कार्य कर रहे हो, जुड़े हुए हों, या किसी दबाव से जुड़े हुए हों, परंतु कार्य ना हो रहा हो। तो ये आत्मविश्लेषण करने का समय आया है, क्योंकि जो मदर का है क्लीन द ट्रुथ, सत्य की ओर बढ़ना है तो सत्य की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैं अपने निवेदन कर रहा था। मैं पुनः बहुत आभारी हूँ माननीय अरुण व्यास जी का, जो बहुत प्रेरक व्यक्तित्व है और बहुत ज्ञानी है, और ये आयोजन वो कर रहे हैं। माननीय विष्णु गोयल जी का, अपने सभी अग्रजों का, जिन्होंने ये बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। जय श्री राम। अरुण जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी कौन साहब बोलिए। मुझे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वाजपेयी जी ने कुछ
पुरानी स्मृतियां को झकझोर दिया है। और इसमें बात तो बहुत सी उन्होंने छेड़ दी है। बिले में क्या कहते हैं, तिनका डाल करके बहुत से सब्जेक्टों को टच कर लिया है। लेकिन मैं कुछ ही बात संपुष्टि के रूप में कहना चाहूंगा कि जिन महेश्वरी जी का जिक्र किया है वाजपेयी जी ने, तो वो किशोरी रमन कॉलेज में थे, सफेद वस्त्र पहने हुए रहते थे, लंबे बाल थे। तो हम उस समय इंटर कॉलेज से छुट्टी होकर के निकल रहे थे, कुछ लड़के मुझको छेड़ रहे थे। हम उम्र थी, मैंने उनको कुछ गालियां दे दी, और ब्रजभाषा की गाली तो स्वतंत्र होती है, दे दी। महेश्वरी जी वो खड़े हुए थे, मेरी गाली देने के बाद आंख उन पर पड़ी और मैं कुछ सहम गया। उन्होंने मुझको बुलाया, उंगली गया डरा हुआ, बोले मालूम है तुम्हारे पिताजी का नाम? नहीं साहब, मेरे पिताजी है, मालूम है मोतीलाल छोरे वाले, मथुरा के बहुत संभ्रांत और विशिष्ट व्यक्ति है, तुम उनके पुत्र हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी गंदी गालियां शोभा नहीं देती। ये व्यक्ति जो स्टूडेंट है, ये तुम्हारे स्तर का नहीं है, इसलिए अपने को उसके स्तर पर मत गिरो। कान पकड़ो, कान पकड़े, आगे नहीं दोगे, और आगे किसी का मुकाबला गंदी चीज में नहीं। वो इंसिडेंट मुझको याद है और वो मेरे लिए जिंदगी की सीख बन गया। ये वास्तव में दूसरा आदमी उत्तेजित हो तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं शांत रहूं। मैं उसकी भाषा में वो जवाब नहीं देता जिस भाषा में कोई गुस्सा होकर बोलता है। तो ये बहुत पवित्र ऐसे नाम, जितने नाम वाजपेयी जी ने गिनाए, वो नाम अब ऐतिहासिक नाम हो गए हैं और अब बड़ी पवित्रता से हमारे त्यागी जी, सुरेश त्यागी जी, उनकी स्मृतियां उनकी सुनाते हैं। बहुत सी पुरानी चीजें बतलाई। अपने उनके पिताजी के साथ मेरे इतने संबंध रहे हैं कि मैं जब भी अपना उनके स्कूल में जाता था और रहा हूं और उनके पास मिलने जाता था, तो कितने भाव बेहोर हो जाते थे ये सुन के कि विष्णु प्रकाश आए हैं। परिवार के संबंध, वो सारी चीजें मेरा शुरू से, जब से मैंने भ्रमण किया और मुझे सौभाग्य मिला कि पिछले 3 साल में मैंने करीब 35 सेंटर और ब्रांचेस को विजिट किया, मैं वो मूलभूत परेशानियों को जानता हूं जिनके कारण कि हमारे संगठन की प्रगति रुकी हुई है, और उसी को दूर करने के लिए लगातार हूं। लेकिन इस प्रयत्न में भी मैं कभी कभी अपने को अकेला सा महसूस करता हूं। तो इन सब व्यक्तियों की मुझको ये याद आई कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति यूपी में पड़े हुए हैं, क्या कानपुर में, क्या लखनऊ में, क्या मेरठ में, क्या सहारनपुर में, क्या मथुरा में। तो क्यों ना इन लोगों के संस्मरणों को सुना जाए। उपदेश तो आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आ रही है, चाहे जी पीढ़ियों के उपदेश इकट्ठे व्हाट्सएप पे आप एक दिन में देख सकते हैं। और उसी स्मरणों की श्रृंखला में
आज वाजपेयी जी की बहुत ही मधुर रही। मैं बतलाता हूं कि देखिए ये सब बातें जो स्मरण है ये एक प्रकार से अतीत हो चुकी है, लेकिन अतीत के विषय में भी मेरी एक धारणा है। अतीत जो व्यतीत हो चुका है उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, लेकिन उसका महत्व खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अतीत से ही हमारे संस्कार बनते हैं, अतीत से ही हमारे संस्कार बनते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अतीत से ही हमारे संस्कार बनते हैं। ये वो अतीत ही है जिसके आज प्रोडक्ट श्री अनिल वाजपेयी। इनका व्यक्तित्व, इनमें बहुत गुण है, लेकिन इनकी मुझको श्री अरविंदो सोसाइटी उत्तर प्रदेश को बहुत आवश्यकता है। जब ये काम पर जुटते हैं तो बहुत एकाग्र होकर के उस काम पर जुट करके उसको पूर्ण करके ही। मैं ये बहुत प्रयत्न कर रहा हूं अभी इसको कि वो वार्ताएं, वो संबंध रखें कि सामाजिक सेवा अरविंदो सोसाइटी के द्वारा अगर हमारी समाज में उपयोगिता नहीं है तो हमारी सोसाइटी की क्या उपयोगिता है, ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है। इस तरीके से सोसाइटी को बंद कर दिया था कि मैं एक बहुत बड़े पुराने सेंटर में गया, वहां पर जब 15-20 आदमी इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि साहब आप कह रहे हैं कि इससे सहयोग करो, उससे कॉपरेट करो, उससे कॉपरेट करो, आप तो बिल्कुल उल्टी बातें कर रही। कि क्या हो गया? कि हमसे तो ये कहा है कि केवल मंदिर में माँ और श्री अरविंद की तस्वीर को रख के पूजा करो, अपने ठाकुर जी को भी हटा दीजिए और उन्हीं की पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, किताब पढ़िए, साधना करिए, बस। जब ये धारणाएं बन चुकी थी उनको तोड़ना, फिर मैंने इस तरीके से तोड़ा और फिर वो सब संतुष्ट हुए और उन्होंने फिर अपना सहयोग से दूसरों को चालू किया। और फिर मैंने कहा कि देखो मैंने अपना जनेऊ दिखलाया और माथे पे तिलक दिखलाया और कहा कि मालूम है मैं कहाँ का हूँ, वृंदावन का हूँ, मथुरा का हूँ। मेरे आराध्य देव गिरिराज बाबा हैं, उनकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। श्री माँ अरविंद ने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा कर। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है अपने आप में कि मैं इन प्रयत्नों से पुरानी इन चीजों को हटा करके समय के अनुसार संगठन को चलना चाहिए, उसमें लगा हूं। और ये जो वार्ता क्रम है ये भी इसी का एक कड़ी है कि मैं किसी भी वार्ता के रूप में मेरा प्रमुखता ये है कि भाई हम अपने वो अनुभव कहें जो कि असरदार है। आज वाजपेयी जी ने जो बात कही वो बिल्कुल अंगीकार हो। अगर उपदेश होते तो भाई क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, सुनते सुनते मन भर चुका है। तो हम इस परिस्थितियों में अपने को किस तरह आगे बढ़ाएं, कैसे करें। और इस वार्ता में भी पहले हमने केंद्रों का किया है चयन कि सारे केंद्रों की हम पहले मौका देंगे, फिर उसके बाद हमारे नहीं पहले शाखाओं को देंगे, फिर केंद्रों को लेंगे और हर केंद्र से निवेदन करेंगे कि एक वो वार्ताकार को डेवलप करें और डेवलप करके हमारे सामने प्रस्तुत करें। मेरी ये भी आकांक्षा है कि जिस सेंटर या शाखा की वार्ता हो उसके सदस्यों में से कम 25% सदस्य तो उसमें उपस्थित होने ही चाहिए। नहीं हो पाता है, वो वार्ताएं 3 सी बनती जा रही हैं। आज भी इस समय इसमें 29 सदस्य हैं। बाकी बड़ी
मेहनत करने के बाद भी सारे मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के मेंबर्स की लिस्ट मेरे पास है और उनमें से 1650 SMS मैंने कल भेजे हैं। मैं वैसे पैसे के लिहाज से नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी अब एक SMS ₹1.20 का पड़ता है। लेकिन फिर आवश्यक है कि कम से कम मेरा एक संदेश तो हर मेंबर के पास पहुंचे, और वो पहुंच रहा है। हमारी इसी संदर्भ में जो क्षेत्रीय समितियां हुई थी उनमें 100% अटेंडेंस हुई थी। ये देख के हमें गर्व भी होता है। तो इन्हीं सब के साथ में मैं वाजपेयी जी के प्रति मैं अपनी क्या धन्यवाद क्या दूं, क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। वो मेरे साथी हैं, बस मेरे साथ जुड़ जाएं और फिर से जैसे 5 साल वो वहाँ पर रहे कोर ग्रुप में, पुनः आए और इसी को कोर ग्रुप समझे, क्योंकि मैं तो तैयार बैठा हूँ कि भाई कोई किसी इस जिम्मेदारी को संभाले या इसको कोई साझा करे। और ये ऐसे व्यक्तियों के मिलने से ही हमारे राज्य में बहुत ही सशक्तिकरण संस्था का, संगठन का हो सकेगा और हम माँ की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। वाजपेयी जी ने अपनी बड़ी भावभीनी वार्ता में सबको सरोबार कर दिया, बहुत सी काम की बातें कही, किंतु कुछ एक बातें जो हैं वाजपेयी जी बात करते करते बहुत भावुक भी हो गई एक जगह, और स्वाभाविक भी है। पुरानी बातें जब याद आती हैं, मुझे भी स्मरण हो आया वाजपेयी जी ने जब चिन्मय जी का नाम लिया सन 2000 में, जब कह रहे थे कि नया सूरज, द न्यू मिलेनियम सन, 2000 की 1 जनवरी की प्रातःकाल सूर्य के स्वागत के लिए कार्यक्रम श्री अरविंद आश्रम में तैयार किया गया था। इसमें सूर्य की आराधना में कुछ श्लोक संग्रहित किए गए थे और सबको सिखाया गया था कि सूर्योदय के समय उस समय सब एक सामूहिक गान उनका करेंगे। उसमें मैं भी था, और वो वाजपेयी जी, वो चिन्मय जी के देख रेख में सारा कार्यक्रम किया गया था। और सबसे पहला मंत्र जो है उसका वो रश्मिमंतम समुद्यंतम, मुझे भी आपकी बात सुनते सुनते वो समय याद आ गया, एंड आई ऑल्सो फेल्ट सो गुड। बहुत सी बातें आपने कही हैं जिसमें आपने ये भी कहा कि किस प्रकार से एक कमी पैदा हो चली है, हम निष्ठावान साधकों की कमी हो गई है, और बिल्कुल सही बात है। पुस्तकों का जिक्र आपने किया, और ये भी आपने बहुत आवश्यक बात आपने उठाई कि हमें क्वालिटी देखनी है या हमें नंबर्स देखने हैं, हमें नंबर्स बढ़ाने हैं या हमें अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के साधक बढ़ाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाजपेयी जी ने अपने अनुभव के आधार पर जो बातें कही कि केंद्र में, शाखाओं में ज्ञान तो हो किंतु साथ में भक्ति का भी एक समन्वय हो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमको ध्यान देने की बात है, और अपने आप में है कि ये बहुत बड़ी, इट कैन बिकम अ की टू सक्सेस ऑफ अ ब्रांच ऑफ सेंटर ऑल्सो। साधक सदस्यों की बात कही आपने कि हर शाखा में, हर ब्रांच में कम से कम एक सदस्य तो ऐसा हो जिससे जो औरों को प्रेरित कर सके। पुष्पराज जी मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो अरुण जी जी एक स्पष्टीकरण कर रहा है। हाँ गोल साहब, क्वांटिटी और क्वालिटी की बात कई बार आती है। हम क्वांटिटी देखें कि क्वालिटी देखें। मेरा एक प्रश्न है कि जब क्वांटिटी ही नहीं होगी तो क्वालिटी कहाँ से देखेंगे? आप क्वांटिटी में क्वालिटी को छांटिए, क्वांटिटी में क्वालिटी को छांटेंगे तभी हमको गहने हीरे मोती मिलेंगे, वरना किसी के चेहरे पर नहीं लिख रहा कि ये क्वालिटी का है कि क्वांटिटी। दरवाजा खोलने पे ही मालूम पड़ता है कि भंडार के अंदर कोला भरा है कि सोना।
इसलिए हमको क्वांटिटी रोकनी नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसमें से क्वालिटी देखनी चाहिए। मेरे और ख्याल उसको से वोल साहब इस समय थोड़ी इस पर एक चर्चा कर लेनी चाहिए कभी, चाहे अभी करें चाहे बाद में करेंगे। अभी डॉक्टर JB सिंह हैं, आप भी हैं, पुष्पा जी भी आ गए हैं। हाँ देख रहा हूँ मैं, और डॉक्टर वाजपेयी भी हैं। ये जो बात है इस पे जो कई बार चर्चा कोर ग्रुप में भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है, हमारी जो क्षेत्रीय समिति की मीटिंग्स होती है उनमें भी ये बात हुई है। पर आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर बात सही है, किंतु जो डॉक्टर डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं वो बात जो है वो उसको भी कहीं देखना भी पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस विषय पर एक बार एक वृहद चर्चा आपस में कभी करी जाए, बिल्कुल सही है। और उसको खाली चर्चा ही नहीं की जाए, उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, वो भी आवश्यक रहेगा। नायक साहब, मैं थोड़ा सा टाइम देंगे, 1-2 मिनट? अरे डॉक्टर साहब आइए ना। नहीं नहीं, अगर अलाउड हो। सर अब व्यास जी हैं वो। हाँ हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं बोलूं? जी हाँ, टॉक तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मजा आ गया जिसे कहते हैं। अगर हम सतही तौर पे कहें तो मजा आ गया और हृदय को छू गई। और फिर नेचुरली इनसे उम्मीद भी रहती है कि ये तो एक तरह से पारिवारिक रूप से माँ से जुड़े हुए हैं। और जब इनके पिताजी की मुलाकात मेरे बाद पहली बार हुई थी, तो हमारे सुल्तानपुर के पास में ही तो प्रिंसिपल थे, तभी बताया तो तमाम चीजें उस समय से ध्यान आई कि कैसे कैसे विद्यालय खुला, तमाम चीजें बताई। अब जो मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ कि हालांकि विनोद की बात है कि एक कहीं पंक्ति में लोग बैठे हुए थे, तो एक ने कहा कि आप खीर खाएंगे कि दही खाएंगे? तो लोगों से पूछने लगे, तो एक जना ने कहा क्या आपके पास 2 कटोरी नहीं है कि खीर और दही दोनों दे दीजिए? तो हमें जो क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कंपैरिजन नहीं करना है। हमारी क्वांटिटी बढ़े, खूब बढ़े। स्लीपिंग मेंबर्स आर आल्सो नेसेसरी। जैसे कहते ना कि जो एक अंधे स्वामी जी थे, जिनको देख करके आश्रम में कुछ लड़के हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या जाओगे माँ के पास, तुम क्या देखोगे? तो उन्होंने यही कहा कि माँ तो हमें देख लेंगी। तो अगर हम जुड़ते हैं, अगर जिनको अभी गोयल साहब से मैं सबसे सहमत हूँ, मैं सहमत किसी से नहीं हूँ, केवल एक समन्वय की बात अभी हमारे अनिल भैया ने कही ना, तो क्वालिटी तो अच्छी बात है, लेकिन क्वांटिटी का प्रयास होना ही चाहिए, उसी में से क्वालिटी भी निकल आएगी, वो माँ चुनाव कर लेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, एक 2 मैं निवेदन कर लूं कि कल दिल्ली आश्रम द्वारा मेरे को चयनित किया गया है। परसों जो है श्री माँ के आगमन की डेट है ना, 29 मार्च, तो उस पे श्री माँ का भारत आगमन पे एक टाक रखा है 5:15 बजे। उसमें अगर उपयुक्त समझें तो अपने क्षेत्रीय, अपने समिति को, लोगों को भी आमंत्रित कर दिया, लिंक हम भेज देंगे। और दूसरा, 5 अप्रैल को शाम को 6 बजे गुजरात ने मेरे को हायर किया है या हाईजैक किया है कि सनातन धर्म पे एक टॉक का अगली वार्ता, एक हो चुकी है, एक अगली वार्ता, ये भी हम लिंक भेजेंगे। अधिक से अधिक लोगों को अगर ये प्रेषित हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब कल का लिंक तो मिल गया, हाँ? किंतु गुजरात में कोई ऐसा नहीं है जो ना तो आपको हायर कर सकता है ना हाईजैक कर सकता है। अरे, कोई जानते नहीं था तो हायर और हाईजैक तो किया ही है। अरे ये गुजराती नोएडा में बैठा है डॉक्टर साहब, वो जानता है ना वहाँ क्या कौन कर सकता है। तो मेरी क्या नाम का इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। बट एनीवे, माँ से जुड़े, चाहे हाईजैक के रूप में चाहे हायर्ड के रूप में। तो ये 5 अप्रैल को 6 बजे होगा। सनातन धर्म का अगली वार्ता पहले हो चुकी है और दूसरी वार्ता होगी। थोड़ा लोगों को अच्छी तरह से ये वो करिए तो अधिक से अधिक लोग इस माध्यम से भी जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल की तो आपकी लिंक का, कल की टॉक का तो लिंक आपने भेजा था वो मिल गया है। हाँ ठीक है। हाँ जी जी जी। तो उसी दिल्ली आश्रम के माध्यम से ही गुजरात वाले भी हमको पकड़े हैं।
अच्छा अच्छा रहा, उनका एडिटिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरी ऑडियो जो है वो व्हाट्सएप पे डाल दी है, वो बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग हुई, 28 मिनट की। तो ठीक है, अब आगे आप कंटिन्यू करें। अब अगर किसी को कोई प्रश्न डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी से करना हो तो करें, नहीं तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। If somebody has to raise a hand, अपना हाथ ऊपर करें या अपनी बात कहें, so that we know। कोई नहीं है तो मैं पुष्पराज जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर अनिल वाजपेयी को धन्यवाद हम सबकी ओर से दें। धन्यवाद सर। प्रणाम करता हूं सभी उपस्थित साधकों को, और आज क्षमा भी चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरे स्थानीय उसमें नेट की कमी होने से मैं 10 मिनट देरी से जुड़ पाया। शुरुआत में मैं श्रद्धेय सर को नहीं सुन पाया, लेकिन जितना भी मैंने सुना और जितना जो कुछ आप लोगों ने भी कहा कि सब कुछ बहुत आत्मविभोर करने वाला और सब कुछ बड़ा अनुभव और साधना का जो संस्मरण और साधना का जो निचोड़ था, वो सर के द्वारा हमने न केवल आज सुना, आप लोगों ने तो सुना भी, और मैंने तो बचपन से, क्योंकि मेरी अध्ययन वही हुआ है, मेरा अध्ययन विद्यालय में, और मैं बचपन से वही रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो संस्कार हैं इस सोसाइटी के प्रति, माँ के प्रति और श्री अरविंद के प्रति, उसका पल्लवन पुष्पन वही उससे हुआ है। तो उनकी वाणी, और ये बड़ा सुयोग है, सुयोग भी है, और ये बड़ा विलक्षण सुयोग है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी कथनी और करनी एक समान होती है। और श्रद्धेय सर उन्हीं में से हैं कि जितनी भाव से, जितनी भक्ति भाव से उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी, और हमने क्योंकि उस चीज को जीवन में बहुत पास से देखा है, अनुभव किया है, तो वही भक्ति भाव उनका जीवन में अपने चरितार्थ भी है, उसको वो उन्होंने अपने ऊपर उतार रखा है, और बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं से हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। और जैसा कि सर ने स्वयं कहा, हमारे लिए वो लाइट हाउस है, केवल मेरे लिए नहीं, वृंदावन के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए, और जितने ही लोग उनसे जुड़े हैं उन सभी के लिए वो लाइट हाउस है। उनके साथ अगर आप व्यक्तिगत रूप से कभी रहे हो या कभी उनके साथ अपने व्यक्तिगत जीवन व्यतीत किया हो, 2-4 दिन का ही सही, तो उसमें वो हर कार्य में, हर क्षण में, उनके स्मरण में, उनकी भक्ति में, उनके भाव में माता जी के प्रति, श्री अरविंद के प्रति, प्रभु के प्रति और माँ के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण और भक्ति रहती है। ऐसे साधकों को सुनने के लिए परम श्रद्धेय त्यागी जी हुए, सर हुए, या हमारे श्री व्यास जी हुए, गोयल सर तो हमारे हैं ही, प्रेरणा पुंज हमारे लिए, जेपी सर भी हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने के लिए और ऐसे लोग रहने के में भी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जेपी सिंह सर ने, कि जो स्लीपिंग एसिड्स हैं या जो स्लीपिंग मेंबर्स हैं, उनके लिए भी वो जब सामने ये सब चीजें हो रही होती हैं तो उससे उनको प्रेरणा अवश्य मिलती है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज न केवल उसको सुना, बल्कि मैं तो अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने इस चीज को जीवन में अनुभव भी कर रहा हूँ, के साथ मेरा सानिध्य, मुझे उनका बहुत सानिध्य मिलता है। तो ऐसे संस्मरणों को और ऐसे उनके वाणी को सुनकर हम सब कृतार्थ हुए, और हम सभी जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, यद्यपि होली का समय है और कल होली की व्यस्तताएं हमारे स्थानीय क्षेत्र में है, उसके बावजूद सर ने अपना कीमती समय निकाला, हम सबको अपने साधना के द्वारा, अपने संस्मरण के द्वारा प्रेरणा प्रदान की। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इन वाणियों को सुनकर के हम लोग को ऊर्जा भी मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है। आप सभी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी ने अपना बेशकीमती समय जो दिया है, उसके लिए सभी का धन्यवाद। प्रादेशिक समिति के द्वारा ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें नित्य नए नए अनुभव, नए नए संस्मरण, नए नए ज्ञान, और नई नई, सबसे बड़ी बात, नई नई भक्ति का जो हमारे ऊपर वर्षण हो रहा है, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का, अपने परम आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश गोयल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा, उनके प्रयास से हम सभी बड़े आत्मविभोर भी हो रहे हैं और भक्ति में निरंतर गहरे से गहरे पैठ हमारी होती जा रही है। इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी के दर्शन नहीं हो रहे। किसके? अनिल जी के दर्शन नहीं हो रहे। आपको दर्शन कर पा रहा हूँ सर मैं, सर प्रणाम। हाँ, आप कहाँ छुपे हुए पड़े हैं? नहीं सर, कैमरा ऑन नहीं था सर, बाकी मैं सुधा था।
आपकी आरती उतारी जा रही है और आप है नहीं, प्रसाद लगाने का टाइम आ गया है। आपने से मथुरा की गालियां लेके बड़ा सुंदर गोयल साहब, वो चिदम्बरम के मंदिर में नटराज की जहाँ स्थापना है, चिदम्बरम का जो मंदिर है पौंडीचेरी से 70 किलोमीटर आगे, वहां जहाँ आरती उतारी जाती है वहां कोई मूर्ति है ही नहीं। अच्छा, तो अच्छा है। आरती के बाद प्रसाद भी तो मिलता है ना, प्रसाद प्रभु खुद देते हैं जिनकी आरती उतारी जाती है। ये प्रसाद का डिपार्टमेंट तो बताया वालों के। वाजपेयी जी से प्रसाद की उम्मीद कर रहा हूँ, क्या प्रसाद बांटेंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने समय निकालकर इस वार्ता में आए, आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब इस कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं। आई एम क्लोजिंग, फॉर्मली क्लोजिंग टुडेज टॉक। नमस्कार। अरुण जी, J.K. अग्रवाल जी उपस्थित हैं, वो इस श्रृंखला में, उनको सबसे पहले बोलना था। आप जरा उनको पकड़ लीजिए। J.K. अग्रवाल जी, लखनऊ ब्रांच। वो है जिनके ठाकुर जी के स्थान पर इसमें उनकी यादें रखी हुई हैं और उनकी वो पूजा करते हैं। तो अग्रवाल साहब मुझे कहाँ है इसमें? हाँ है, हाँ अग्रवाल साहब है। हाँ अग्रवाल साहब प्रकट होइए जरा। अग्रवाल साहब अपना जरा कैमरा चालू करें आप, हम सब देखना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे आपका। अग्रवाल साहब सुन रहे हैं? मिस्टर J.K. अग्रवाल, लखनऊ। सबको होली की शुभकामनाएं। बंद करा है, कहाँ से हुआ? शायद अग्रवाल साहब सुन नहीं रहे हैं। J.K. अग्रवाल, चलिए ठीक है डॉक्टर, इनसे वो सब बाद में बात कर लेंगे हम। अच्छा ठीक। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। सबको प्रणाम। सभी को आचार्य विनोद कुमार की भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं।